और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका सीधे न्यूज रूम से में, और बात करेंगे बिहार की, जहां जमकर के ये बात फैली हुई है कि आखिरकार राजनीतिक गलियारों में अब होना क्या है। क्या फिर से एक बार महागठबंधन दस्तक दे रहा है? बिल्कुल, और जानकार तो ये कह रहे हैं कि 11 अगस्त से पहले बिहार में एनडीए की सरकार गिर जाएगी। लेकिन देखिए, राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो चुकी है और अभी तक जो कहा जा रहा था सरकार की तरफ से कि पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है, ये ऑल इज वेल होता हुआ नहीं दिख रहा है। बड़ी बातें तो आपको बताएंगे ही कि देखिए क्या कुछ राजनीतिक घटनाक्रम है वो चल रहा है। लेकिन देखिए, आपको याद होगा सागर कुछ दिन पहले कि गृह मंत्री अमित शाह जब आए थे पटना और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आए थे, शक्ति प्रदर्शन बीजेपी का देखने को मिला था। कहीं ना कहीं वहीं से मामला जो है गड़बड़ाता हुआ नजर आ गया था। देखिए, ग्राफिक्स भी आपको दिखाते हैं कि बिहार में सियासी हलचल की शुरुआत ये कैसे हुई। नीतीश और बीजेपी में टकराव बढ़ा, इसके पीछे वजह क्या है, इस तस्वीर से अंदाजा आप लगाइए। नहीं तो बिल्कुल, एक तरफ में आरसीपी, एक तरफ संजय जायसवाल और इधर नीतीश कुमार। ऐसे में क्या ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर कि क्या अब जो गठबंधन की सरकार है एनडीए गठबंधन की, वो गिर जाएगी? क्योंकि हलचल तो यही है, बिहार में एनडीए के बीच राजनीतिक संकट बरकरार है और ये संकट काफी समय से है। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव जब बिहार का हुआ था, उसके बाद से ही तालमेल जो है पार्टियों का मिलता हुआ नहीं दिख रहा था, बीजेपी और इसके साथ ही साथ जेडीयू का। लेकिन नीतीश की मर्जी के खिलाफ मंत्री बने थे आरसीपी, ये भी खबरें हैं और इसीलिए नाराजगी बढ़ती चली गई। और नीतीश को लेकर आरजेडी इस समय बहुत सॉफ्ट है, जान रही है, मौके की तलाश में थी वो, और ये अच्छा मौका है, इसीलिए आराम से चले हम। और ऐसे में नीतीश कुमार अब देखिए जिस तरह से स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं, उनको लग रहा है कि बीजेपी के साथ चलेंगे तो आगे कहीं ना कहीं गायब हो सकते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं राहें जो है वो जुदा हो रही है। मांझी ने 9 अगस्त को विधायकों की एक बैठक बुलाई और अब इस बैठक के बाद आगे की रणनीति क्या होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले बीजेपी की आरसीपी सिंह प्रकरण मामले में चुप्पी अभी भी है और बिहार में नई सरकार बनाने की हलचल इस बीच तेज हो चुकी है। देखिए, और क्या आंकड़े जो सामने आ रहे हैं कि बिहार में नई सरकार जो बनाने की हलचल है, कौन कौन सी पार्टियां इसमें लगी हैं। जेडीयू ने एमपी एमएलए की बैठक बुला दी है तत्काल, और इस बैठक में हो सकता है कि बड़े फैसले लिए जाएं। और ऐसे में कांग्रेस प्रभारी भी कर सकते हैं पटना का दौरा, क्योंकि इससे पहले खबर ये मिल रही थी कि कांग्रेस प्रभारी पहुंच सकते हैं यहां पर और उनके बीच बातचीत हो सकती है। सीएम नीतीश ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर बात की, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है और इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि हो सकता है सागर की जो ये बैठक होगी वो बैठक कल से और ज्यादा सक्रिय होगी और उसके बाद ही रणनीति तैयार होगी। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस समय बहुत ही नरम दिखाई दे रहे हैं। लगातार बिहार से आप तक हम पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता संजीव भी जुड़ चुके हैं और हम वहां के पहले नेताओं से ही बात करेंगे। पहले संजीव आपके पास आ जाते हैं, फिर हम जुड़ेंगे, पॉलिटिकल भी हम बयानबाजी इस पर सुनेंगे। ताजा अपडेट क्या है हलचल को लेकर, क्योंकि सोनिया गांधी से नीतीश कुमार की फोन पर बातें, जो सूत्र बता रहे हैं, ये बातें देखिए बहुत अहम हो जाती हैं ऐसे लम्हों में। संजीव। हाँ बिल्कुल सागर, देखिए अभी अगर अपडेट की बात करें तो जाहिर तौर पर बिहार में जो राजनीतिक हलचल है बहुत तेज हो गई है और जिस तरह से बयानबाजी का जो दौर है वो भी लगातार जारी है। आप देखिए, शिवानंद तिवारी ने कुछ देर पहले कहा है कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो उनका खुल के हम लोग स्वागत करेंगे और नीतीश कुमार की सरकार अगर एनडीए से वो अलग होते हैं तो नीतीश कुमार को आगे कायम रखना ये प्रायोरिटी होगा। देखिए, आरजेडी अपनी बाहें खोले हुए है, सिर्फ नीतीश कुमार के एक तरह से कहें कि हाँ भी का इंतजार है। पूरे अगर अंदर खाने की बात करें तो अभी हमें जो जानकारी है कि तेजस्वी यादव ये जो राजनीतिक हलचल है मैं समझूंगी संजीव आपसे, लेकिन आप बने रहिएगा। इस बीच हमारे साथ आरजेडी के नेता भाई वीरेंद्र जी जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्या लगता है, क्या आप लोगों का हाथ जो है जेडीयू के साथ मिलने जा रहा है? क्या कह रहा है बिहार का समीकरण इस वक्त? राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में न कोई दोस्त परमानेंट होता है, न दुश्मन कोई परमानेंट होता है। इसलिए क्या होने वाला है हमारे शीर्ष नेतृत्व इस पर तय करेंगे कि क्या करना है, नहीं करना है। जी। लेकिन वीरेंद्र जी एक चीज और बताइए, देश तबाह हो गया है, देश तबाह हो गया है बीजेपी से, महंगाई के मार से, बेरोजगारी के मार से, और स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि बिहार नहीं देश के हर लोग अब चाह रहे हैं कि बीजेपी का राज खत्म हो, क्योंकि ये अंग्रेजों के दलाल वाला पार्टी है जनसंघ। जी, स्टूडियो से मीनाक्षी रजत बात कर रही हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, भारतीय जनता पार्टी भर से आपको ये तलखी है या फिर उनके साथ सीएम नीतीश कुमार भी रहे हैं? अगर वो आपके साथ आते हैं, महागठबंधन में रह करके सरकार बनाते हैं, एनडीए का घटक दल रहे हैं, साथ में विचारधारा भी तो लेकर के आएंगे, उससे कोई परेशानी तो नहीं होगी? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि उनके विचारधारा लेकर नहीं आए हैं। अब कैसे आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या संभावनाएं हैं,
ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है राजनीति में। पिछले दिनों जिस तरीके से इफ्तार पार्टी में गले में हाथ डाल करके बैठे हुए थे, उसी वक्त शायद ये लगने लगा था कि अब कहीं ना कहीं फिर से महागठबंधन आने वाली है। खुश तो बहुत होंगे। देखिए, सवाल है जब किसी के यहाँ कोई जाता है तो अगर हमने किसी को आमंत्रित किया है, हमारा वो दुश्मन भी है, वहाँ में से निश्चित। ठीक है वीरेंद्र जी, लौट कर आऊंगा। फिलहाल प्रेम रंजन जी प्रवक्ता बीजेपी के जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। नमस्कार। प्रेम जी, क्या लग रहा है, सत्ता जाएगी क्या? सियासी दांवपेच बताइए खेलने में लगी हुई है विपक्ष की पार्टियां। नहीं, कोई जो है मुझे तो कहीं कोई संभावना नहीं नजर आ रही है। ये मीडिया में बातें चल रही है, लेकिन मीडिया की बातें जो है कोई धरातल पर थोड़े ही उतर जाता है। सारा दोष आप लोग मीडिया दे रहे थे। सियासी हलचल आप क्या कुछ बोल ही नहीं रहे। सरकार चल रही है। प्रेम रंजन जी, हलचल पर भी तो नजर डालिए। सारे आप लोग मीडिया पर ही सारी बातें डाल देते हैं। नहीं, राजनीति में हलचल होती रहती है, लेकिन उस हलचल का मतलब ये नहीं होता है कि सत्ता का परिवर्तन हो जाता है या राजनीतिक समीकरण बदल जाता है। आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं है। भाई वीरेंद्र जी फोन लाइन पे है, कह रहे हैं कि अब तो लग रहा है कि खेल होने वाला है। अब भाई वीरेंद्र जी को लगता होगा इसलिए कि वो तो ललायित है सत्ता में आने के लिए। बहुत कोशिश, बहुत प्रयास किए, लेकिन उसके बावजूद सफलता नहीं प्राप्त हुई। तो अब तो लगता है कि बगैर नीतीश कुमार के हम जो है कुछ कर नहीं सकते, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे प्रलोभन जो है देते रहते हैं, बहुत सारे बातें करते रहते हैं। चलिए देखिए, ये जो खटास चल रही है, माधव आनंद जी इसका जवाब दे देंगे, प्रवक्ता जेडीयू की। माधव जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी, धन्यवाद। माधव जी, क्या बात है, मामला क्यों गड़बड़ हो रहा है इतना बिहार में? लग रहा है नीतीश जी जाएंगे, सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत हो रही है, सूत्र बता रहे हैं। इधर आरजेडी भी मौके की तलाश में है। कुछ बड़ा होने वाला है क्या? आपने ही कहा कि सूत्र बता रहे हैं। हाँ। सूत्र पे आप भरोसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं ना। या तो आपके पास ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो, और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हवा में जो है कयास लगाना मुझे लगता है कतई उचित नहीं है। जिन बातों का जिक्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, आदरणीय ललन सिंह जी ने कल किया, प्रेस वार्ता के माध्यम से किया, वो तो पब्लिक डोमेन में है। हम लोग उस बात पे बहस कर सकते हैं क्या है नहीं है, लेकिन बाकी आने वाला भविष्य में क्या होगा, आपने अपना भविष्य देखा है क्या? मुझे लगता है आपने भी अपना भविष्य नहीं देखा। ठीक है माधव जी, सूत्र को आप दरकिनार कर रहे हैं, हम भी कर देते हैं। लेकिन जो लगातार ये बैठक बुलाई जा रही है, मांझी जी बैठक बुला ली है, एमपी एमएलए की बैठक नीतीश कुमार ने बुला ली, क्या बिना किसी वजह के हो रहा है ये सब? क्या बीजेपी बैठक नहीं बुलाती है? बीजेपी ने तो अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की संयुक्त बैठक पटना में की है, जहां सारे सांसद, सारे जो है विधायक थे। तो क्या हम लोगों ने हल्ला हंगामा किया? क्या कोई हम लोगों ने आपत्ति दर्ज किया? अरे मेरी अपनी अलग पार्टी है, बीजेपी की अलग पार्टी है। प्रेम रंजन जी, आपको सुन रहे हैं, फोन लाइन पर ही है। तो ये मान लिया जाए कि बिहार में कुछ भी होने वाला नहीं है, सब कुछ ऐसे ही बना रहेगा, एनडीए की सरकार चलती रहेगी। भविष्य में क्या होगा, मैं भले ही बोला ना, भविष्य में क्या होगा उसका भविष्य वक्ता मैं नहीं हूँ, और आप भी भविष्य वक्ता नहीं हो सकते हैं। तो भविष्य में क्या होगा उस, लेकिन अभी तो मैं कह सकता हूँ अभी एनडीए की सरकार है। अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और एक एनडीए की सरकार वहां मजबूत ढंग से चल रही है। मैं तो इतना ही कर सकता हूं। अभी भविष्य में क्या होगा, भविष्य को किसी नहीं देखा। राजनीति संभावनाओं का खेल है, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन भविष्य में क्या होगा उसका अभी मैं कैसे उल्लेख कर सकता हूं? मैं नहीं कर सकता। मैं उस कंडीशन में नहीं हूं कि भविष्य का जैसे बात मैं अभी करने लगूं। लेकिन माधव साहब, जरा मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आज और कल ये बैठकें होंगी, ऐसा क्या हो रहा है कि तमाम बैठकें होंगी? बहुत जरूरी तो है ही बैठक, क्योंकि बिहार के विकास को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें ये इशारा कर रही हैं कि बिहार के विकास से इतर राजनीति के भविष्य को लेकर, राजनेताओं के भविष्य को लेकर ये बैठकें आज और कल रखी जा रही हैं अलग अलग पार्टियों की। इसके साथ ही साथ, क्योंकि देखिए इससे पहले भी तमाम जो जेडीयू के नेता थे उनसे हमने जानने की कोशिश की थी कि बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करती है, लेकिन बीजेपी अकेले ही शक्ति प्रदर्शन करती है। हालांकि बीजेपी जेडीयू दोनों कह रही है ऑल इज वेल, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे नेता आपके पार्टी के अंदर ही जो कि इशारों में ये जरूर बता दे रहे हैं कि सरकार में ऑल इज वेल नहीं है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ नेता नाराज क्यों चल रहे हैं? देखिए, सरकार में ऑल इज वेल नहीं है ऐसा मैं तो नहीं कह सकता हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल भी बहुत सारे बैठकें की, आज भी जो है उन्होंने बैठकें की हैं, तो सरकार तो अपना काम कर रही है, कहीं भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
यानी हम लोग मिलीजुली सरकार चला रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि मैंने विधायकों की बैठक बुलाई, विधानमंडल की बैठक बुलाई, सांसदों की बैठक बुलाई, जो बीजेपी ने भी किया पहले, तो उसमें क्या आपत्ति है? मेरी पार्टी की अपनी नीति है, अपने लोगों को कैसे मैं एकजुट रखूं, अपने लोगों को आदरणीय नीतीश कुमार जी की नीतियों को कैसे प्रचारित किया जाए, ठीक है माधव जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और आपने प्रतिक्रिया जाहिर की। तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही साथ संजीव, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यूपी की। जी हाँ, यूपी में एक ऐसे मंत्री राकेश सचान, जो कि कहा जा रहा है कि वो कोर्ट में पेश हो सकते हैं। 31 साल पहले आर्म्स एक्ट के मामले में उनकी पेशी हो सकती है, लेकिन इस वक्त वो कहाँ है अभी किसी को मालूम नहीं है। लेकिन खबर और हलचल जो है वो ये बता रही है कि वो जब कोर्ट में पेश होंगे तो कोर्ट के बाहर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही साथ अब उनके सरेंडर होने की जो खबरें हैं वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। तो यूपी सरकार में खादी ग्रामोद्योग मंत्री राकेश सचान अवैध असला के एक पुराने मामले में शनिवार को दोषी करार दिए गए। कोर्ट सजा सुनाती उससे पहले ही मंत्री अपने वकील की मदद से सजा के आदेश की मूल प्रति लेकर फरार हो गए। दरअसल राकेश सचान छात्र नेता रहे हैं और विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। न्यायालय में मैं जा रहा हूं और जो भी न्यायालय निर्णय करेगा, जो भी फैसला करेगा वो मान लूँगा। मेरे को कोई नोटिस नहीं दिया, आप लोगों ने नोटिस दिया, कुछ पार्टी के लोगों ने नोटिस दिया कि मैं भागा हुआ हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मेरे को किसी ने बुलाया नहीं, ना कोई नोटिस मिला है ना हमें। लेकिन जो प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार आप हमें फरार घोषित कर रहे हैं, इसलिए मैं वहाँ कोर्ट जा रहा हूँ। देखिए, तहरीर जो दी गई है वो जांच का विषय है, वो जांच करें, क्योंकि पूरी कचहरी में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जो आरोप लगाए गए हैं उससे पता चल जाएगा कि कौन कागज ले गया, कौन फाइल। ये जो बेबुनियाद खबरें चली हैं, ये सब तो राजनीतिक साजिश है। और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी राहुल भदौरिया जुड़ रहे हैं। राहुल, पहले ही ये बयान सामने आ गया है, राकेश सचान कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, कोर्ट में पेश होऊंगा। क्या वो कोर्ट में पेश हो गए हैं? अपडेट क्या है ताजा? जी बिल्कुल, चूंकि आप जान रहे हैं कि कल से ये मामला जो है कहीं ना कहीं बहुत हाई लेवल पे चल रहा था, जिसको देखते हुए राकेश सचान आज कोर्ट में सरेंडर करने की बात कर चुके थे और अब वो कानपुर कोर्ट पहुंच चुके हैं और अपने वकील के चैम्बर पे इस टाइम वो बैठे हुए हैं। हालांकि चूंकि सत्ता पक्ष का मामला है तो कहीं ना कहीं कानपुर बार के जो अधिवक्तागण है वो बड़े लेवल पे बड़ा वकीलों का जत्था जो है बेल के ग्राउंड के लिए काम कर रहा है और किसी भी लेवल पे इनको बेल दिलाने का काम आज जो है वकीलों की जो लॉबी है वो लगी हुई है। राकेश सचान कानपुर की कोर्ट में अब पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद इस पूरे मामले की सुनवाई होनी। हालांकि अभी वो अपने वकील के चेंबर में बैठे हुए हैं और उनके वकील जो है वो न्यायालय पहुंच चुके हैं और वहां पे जो आगे की प्रोसेस है, आगे की प्रक्रिया है वो प्रचलित है। और अब देखने वाली बात ये होगी कि राकेश सचान अब से कुछ ही देर बाद जो है न्यायालय में जज के समक्ष पेश किए जाएंगे, उसके बाद क्या निर्णय आता है। ठीक है, तो आखिरकार राकेश सचान कितनी देर में वहां पर जो पेशी है वो तो हो गई है, पहुंच भी चुके हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी राहुल की आखिरकार उनके लिए जो ये पूरा मामला यहाँ दर्ज किया गया था, अब सुनवाई में क्या कुछ कहा जा सकता है, क्या कुछ आसार लग रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से राकेश सचान का ये मामला परसों से चल रहा था, हालांकि अफवाहों का दौर था। अफवाहों में कुछ लोग कह रहे थे, सूत्रों से जानकारी आ रही थी कि इनका ऊपर गिट्टी चोरी का मामला था, लेकिन जिस तरीके से राकेश सचान मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपने बयान भी दिए कि उनके ऊपर उनके छात्र जीवन में लगे ये सब सारे मुकदमे थे और ये जो मुकदमा था हुए उनका कोई आर्म्स एक्ट का मुकदमा था। और उन्होंने अपनी सफाई में बताया भी कि उनके वकील ने उनको जानकारी नहीं दी थी कि आने वाली तारीख क्या है और उनके ऊपर जो भी आरोप लगे हैं निराधार है। राकेश सचान ने ये अपने बचाव में ये सारी चीज़ें रखी है। हालांकि अब राकेश सचान कानपुर कोर्ट पहुंचे, अब से कुछ ही देर में उनकी पेशी होनी है और वकील अपनी अपनी दलीलें रखेंगे, अपना राकेश सचान के बचाव का पक्ष रखेंगे। देखने वाली बात होती है कि होगी कि जजमेंट क्या आता है और जज किस लेवल पे इसमें सुनवाई करेंगे। बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका पूरी जानकारी के लिए। अब हम बात करेंगे भरतपुर की, जहां पर बीजेपी सांसद पर जानलेवा हमला किया गया और इस हमले के बाद सियासत भी गर्मा गई, क्योंकि रंजीता कोहली ने वहां की मौजूदा सरकार पर और माफियाओं पर आरोप ये लगाया है। तस्वीरें देखिए, देर रात की तस्वीरें, जब देर रात तक वहां पर ये धरना चलता रहा, जमकर प्रदर्शन हुआ और रंजीता कोहली ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाए, साथ ही साथ ये भी कह दिया
क्योंकि उन पर ये जानलेवा हमला पिछले कई दिनों से जारी है और देर रात की ये तस्वीरें। मीनाक्षी, बिल्कुल अवैध खनन, और जिस तरीके से पिछले दिनों भी देखने को मिला था कि अवैध खनन को लेकर के किस तरीके से एक संत यहाँ पर आत्मदाह करते हैं, अपनी जान त्याग देते हैं, और ऐसे में संगीता कोहली भी लगातार रंजीता कोहली माफ करिएगा, लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, लेकिन उन पर निशाना साधा जाता है, उन्हें निशाना बनाया जाता है। इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कर रही है रंजीता कोहली, ये भी आपको सुनवाते हैं। मेरे पास सूचना थी 200 गाड़ियों की कि मैडम यहाँ पर आइए, और हम आए थे तो यहाँ पर लगातार 100 गाड़ियाँ लगी हुई थी, और जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी को उन गाड़ियों के सामने रुकवाया और हम लोग उतरे थे, वैसे ही मेरी गाड़ी के ऊपर पथराव बुरी तरीके से हुआ। और डंपर, जिस तरीके से डंपर हमारे लोगों के ऊपर छड़के, उनको कोई खौफ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ का एसपी जिससे मैंने बात करी, वो आने को राजी नहीं है, क्योंकि उसका कहना है कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, और यह 100 मीटर भी दूर नहीं है चौकी, वहां से 2 घंटे हो गए, कोई पुलिस प्रशासन यहाँ आने को तैयार नहीं था। और जिस तरीके से मेरी गाड़ी की हालत करी है, मैं तो 1 मिनट पहले उतर गई थी, इन्होंने आज मेरे ऊपर चौथी बार हमला हुआ है। तो रंजीता कोहली को आपने सुना, जो कि धरने पर बैठी हुई हैं। सहयोगी लोकेश नागर इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। लोकेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी भी क्या रंजीता कोहली धरने पर ही बैठी हुई है? क्या कोई सरकार का नुमाइंदा वहां पहुंचा है या फिर नहीं पहुंचा? के बाद देर रात जब रंजीता कोहली पर खनन माफियाओं द्वारा हमला किया गया, उसके बाद ही जिला कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंच गए थे। लगातार समझाइश का दौर है वो जारी था। आज अभी कुछ समय पहले रंजीता कोहली के साथ प्रशासन ने बातचीत की और ठोस आश्वासन के बाद वो धरना है वो समाप्त कर दिया गया। रंजीता कोहली फिलहाल दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। बड़ी संख्या में क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता वहीं इकट्ठे हुए थे। बड़ी समस्या भरतपुर जिले में है, क्योंकि रंजीता कोहली वो सांसद है जो लंबे समय से ये अवैध खनन की जो समस्या है उसको भरतपुर जिले से उठाती आई है, और ये लगातार चौथी बार रंजीता कोहली पर यह हमला है। भाई प्लस की सुरक्षा उन्हें यहाँ सरकार की ओर से दी गई है, लेकिन जिस प्रकार हम बात करें पिछले दिनों की, तो भरतपुर जिले में जो अवैध खनन को लेकर सियासत है वो लगातार गरमाई हुई है। राजस्थान सरकार में जो मंत्री है जाहिदा खान समेत तमाम राजस्थान के जो मंत्री और विधायक है उन पर अवैध खनन का आरोप बीजेपी के नेताओं और भरतपुर सांसद रंजीता कोहली द्वारा लगाया गया। कल देर रात भी बड़े पैमाने पर यूपी के लिए जा रहे थे ओवरलोडिंग के जो ट्रक, उन्हें रोका गया यहाँ सांसद की ओर से, और हमला एक तरफ से किया गया। रंजीता कोहली की गाड़ी पर पथराव सियासत भी गरमाई हुई है राजस्थान की। ऐसे में आगे क्या होगा देखने वाली बात। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। लेकिन सांसद को जान से ही मारने का खतरा, आखिर क्या कहना है सांसद का? क्या वहां की तस्वीरें थी कल के दिन की? ग्राफिक्स भी आपको दिखाते हैं मीनाक्षी। बिल्कुल, तो भरतपुर से बीजेपी सांसद है रंजीता कोहली, जिन पर की ये जानलेवा हमला हुआ है, उन्हें अपनी जान बचा करके भागना पड़ा। सागर, देखिए सांसद रंजीता कोहली की अगर बात करें तो डंपर चलाने की इन पर कोशिश की गई, फिर उसके बाद लगातार इन्होंने जमकर आरोप भी लगाया मौजूदा सरकार पर। भरतपुर के कामा इलाके में आधी रात को इस वारदात को अंजाम दिया गया। आधी रात को ये अंजाम दिया गया। हमले के विरोध में रात भर धरने पर बैठी रही सांसद रंजीता कोहली। भरतपुर से सांसद है और इसके खिलाफ लगातार आवाज भी वो अपनी मुखर कर रही है। रंजीता कोहली ने सरकार और पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। ये कहा कि इसमें कोई षड्यंत्र है और इस पूरी घटना के पीछे कोई तो शामिल है, कि आखिर खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद क्यों? मीनाक्षी, बिल्कुल, तो सांसद रंजीता कोहली पर डंपर चढ़ाने की कोशिश की गई। ये बात थी सांसद रंजीता कोहली की, जिन पर इस तरीके से जानलेवा हमला किया जाता है। दिल्ली उन्होंने रुक कर लिया है, दिल्ली पहुंच रही हैं और आखिरकार वहां क्या कुछ होता है ये अपडेट भी आपको देंगे। लेकिन अब बात करेंगे न्यूज रूम में एक और खबर की। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पर भी हमला हुआ है। उनका जो वीडियो सामने आया है दिल दहला देने वाला है। उनका जो वीडियो है वो ये कहता है कि 200 मीटर तक गाड़ी को डंपर ट्रक के सहारे दरअसल धक्का देकर के खींचा जाता है और इस पूरे दौरान उनकी जान लेने की कोशिश की जाती है। हालांकि इस दौरान उन्होंने जाकर के अपना जो बयान है, जो पुलिस में शिकायत है वो भी दर्ज करवा दी है। लेकिन इस मुद्दे पर अब सियासत भी गर्मा गई है कि आखिरकार इस तरीके से ये हमला क्यों होता है। नीतू, बिल्कुल, तो देखिए जो मैनपुरी से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव, जिनके साथ ये सब कुछ हुआ, ये एक्सीडेंट हुआ और कहा जा रहा है कि कंटेनर चालक, हालांकि पुलिस ने उसे हिरासत में जरूर ले लिया है, लेकिन इस कंटेनर चालक ने सबसे पहले देवेंद्र सिंह यादव की कार को जो है वो टक्कर मारता है और घसीटते हुए ले जाता है। और इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो वीडियो वायरल हुआ है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं।
और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे। अगली खबर जो है वो महाराष्ट्र से है। एकनाथ शिंदे, जी हाँ, क्योंकि इस वक्त जो महाराष्ट्र में सियासी हलचल है वो ये है कि शिव सैनिक किसके हैं और असली शिव सैनिक कौन है और नकली कौन है, इसके बीच जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि चुनाव आयोग में आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है और इसके साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर अब देखना यह है कि चुनाव आयोग जो है वो क्या कुछ कहता है। तो इस वक्त जो महाराष्ट्र से खबर मिल रही है, शिवसेना पर एकनाथ शिंदे गुट के दावे पर आज चुनाव आयोग में सुनवाई हो सकती है। बिल्कुल, और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शुभम पांडे जुड़ गए हैं मुंबई से। शुभम, क्या कुछ चल रहा है? मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी यहाँ पर चर्चा थी और साथ ही चुनाव आयोग किसको देता है चुनाव चिन्ह, इसको लेकर की भी चर्चा थी। क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से महाराष्ट्र में इस वक्त शिवसेना दो खेमों में बढ़ चुकी है और शिवसेना आखिर किसकी होगी, इस बात की जो है इसकी मुखालफत करने के लिए दोनों दल, उद्धव दल और शिंदे गुट, इस वक्त चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही चुनाव आयोग को यह कह दिया है कि जो चुनाव चिन्ह है उसको लेकर कोई फैसला नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से शिंदे गुट ने दावा किया है कि 2/3 विधायक जो है शिवसेना के वो शिंदे गुट के साथ है, कई सारे सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में, तो ऐसे में शिवसेना पार्टी पर पूरी तरह से कब्जा जो है वो एकनाथ शिंदे अपनाना चाहते हैं। वही महाराष्ट्र में अगर मंत्रिमंडल सरकार की विस्तार की बात करें तो इस वक्त आज जो कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज शाम मुलाकात करेंगे और 15 अगस्त से पहले महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अब 12 तारीख को सुनवाई होगी। शिवसेना ने जिस तरह से अनुच्छेद 10(1) के तहत जो याचिका लगाई है कि जिस तरीके से 16 से ज्यादा विधायक जिसमें एकनाथ शिंदे शामिल है उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए, ऐसे में अगर सदस्यता रद्द हो जाती है तो ये जो सरकार जो चली है ये गिर सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के बाद ही कयास लगा जा रहे कि महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल का विस्तार। बिल्कुल, तो शुभम अपडेट क्या होगी नजर बनाए रखिएगा, आपसे जरूर जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे दिल्ली की। देश आजादी का 75वां वर्षगांठ मनाने को तैयार है, लेकिन ऐसे में साजिशें नाकाम करने के लिए तमाम एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। दिल्ली में कल बटला हाउस से ISIS के आतंकी को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद इस गिरफ्तारी के बाद आखिरकार मोहसिन का प्लान क्या था, इसको लेकर के भी तमाम जानकारी आपको देंगे। नीतू, बिल्कुल, तो देखिए ISIS का संदिग्ध गिरफ्त में आ चुका है और इसके साथ ही साथ पुलिस अब और एक्टिव हो गई है। खबर ये भी मिल रही है कि देखिए इसके पास से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं और विदेशी कनेक्शन भी सामने आया है। और बिल्कुल अब बात करेंगे बांग्लादेश की। आखिरकार बांग्लादेश में ऐसा क्या हो रहा है कि वो श्रीलंका बनने की कगार पर पहुंच गया है और श्रीलंका जैसे हालात यहां पर भी निर्मित होते जा रहे हैं। अचानक से फ्यूल की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। बांग्लादेश में आखिर आर्थिक संकट कैसे वहां पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, वहां पर कैसे हालात हैं, ग्राफिक्स भी आपको दिखाएंगे। लेकिन बांग्लादेश के इस आर्थिक संकट के पीछे जिम्मेदार कौन, वजह क्या? बिल्कुल, तो श्रीलंका वाले हालात हो गए। सरकार ने ईंधन की कीमतें बढ़ा दी है और देखिए जिस तरह से स्थिति बांग्लादेश की हो रही है, ठीक श्रीलंका में भी यही स्थिति हुई थी। पेट्रोल 135 पर यहाँ आ चुका है, यानी 112 रुपए की बढ़ोतरी यहाँ देखने को मिली है। पेट्रोल का जो पिछला दाम है वो 89% यानी कि 74 रुपए था। देखिए किस तरह से इजाफा हो रहा है। डीजल और केरोसिन के दाम में भी 42.5% की बढ़ोतरी देखी गई है। ये देखिए किस तरह से दामों में इजाफा हो रहा है। नीतू, ये चिंता का विषय है बांग्लादेश के लोगों के लिए। डीजल का दाम 114%, देखिए मतलब कि बढ़ोतरी लगातार और महंगाई को लेकर सरकार ने अपनी दलील भी अब पेश की है। बिल्कुल, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें जो है वो बढ़ चुकी हैं। ये बांग्लादेश की स्थिति इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और मजबूरी में लेना पड़ा बढ़ोतरी का फैसला। ये सरकार की तरफ से फिलहाल दलीलें दी जा रही है। सरकार ने ईंधन की कीमतें जैसे ही बढ़ाई वैसे ही त्राहिमाम सब कुछ वहां पर हो गया। और देखिए आपको याद होगा कि श्रीलंका में भी किस तरह से महंगाई दर जब बढ़ा था और इसके बाद वहां की जो जनता है वो कैसे आक्रोशित नजर आई थी। राष्ट्रपति भवन पर भी हमला किया था वहां की जनता और प्रदर्शनकारी ये रहे थे। ठीक, अब अगर यहाँ पर बांग्लादेश सरकार अगर श्रीलंका से सबक नहीं सीखती है तो क्या स्थिति बिल्कुल श्रीलंका जैसी होगी, ये समझने वाली बात होगी। फिलहाल आज इस 1 घंटे के बुलेटिन में हमने आपको 8 खबरों पर विस्तार से चर्चा करके अंदरूनी जो जानकारियां थी वो बताने की कोशिश की। बिल्कुल, तो न्यूज रूम से हम आपको बताते हैं आपके सरकार की जुड़ी हुई खबरें। 1 घंटे तक हमने ये खबरें तराशी और उसके बाद सीधे आप तक पहुंचाई है। तो बिल्कुल सटीक, सार्थक और संजीदा हर दिन खबरों से हम आपको करते खबरदार। कर फिर मिलेंगे 1 बजे। नमस्कार।